जय हिंद दोस्तों। आप सबका इस वीडियो में बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम करेंगे योजना मैगजीन, दिसंबर की योजना मैगजीन का डिस्कशन और एनालिसिस। एक ही वीडियो रहेगा, एक ही पार्ट में सारा का सारा ये मैगजीन डिस्कस हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी मैगजीन नहीं थी, छोटी सी मैगजीन थी। ये जो इशू था आर्किटेक्चर के ऊपर, वास्तुकला के ऊपर, इसमें कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जिसका मैं एनालिसिस आपके साथ करूंगा। हर बार की तरह मैं आपको कहता रहता हूं कि योजना मैगजीन को कभी भी हम पेज टू पेज नहीं पढ़ते हैं। योजना मैगजीन की समरीज भी बहुत इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की। और वैसे भी योजना मैगजीन अगर आपने पढ़नी भी है सिलेक्टिवली तो ये इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है। चाहे तो इसको आप हार्ड कॉपी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसको सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से किंडल पे भी पढ़ सकते हैं। योजना मैगजीन के बारे में आपको बताना चाहूं तो योजना मैगजीन सरकारी मैगजीन है। ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश करी जाती है। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, ये मुद्दे इस मैगजीन पे रहते हैं। हालांकि इस बार का जो मुद्दा है आर्किटेक्चर, दिसंबर महीने का जो मुद्दा है आर्किटेक्चर, वास्तुकला। अब यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज आर्किटेक्चर से पर्टिनेंट क्या है उसके बारे हम अभी डिस्कस करेंगे कि कितना ज़रूरी है अर्बनाइजेशन के बारे में, कितना ज़रूरी है कि हम कैसे प्लान्ड तरीके से अपनी सिटीज़ को बना सकते हैं। हम अभी अर्बनाइजेशन के टुवर्ड्स मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी विरासत का भी तो खास ख्याल रखें। हमको जो इतनी अमीर विरासत मिली है, जो रिच हेरिटेज हमको जो मिला है, इतनी सारी इमारतें हमारे यहाँ पे हैं, चाहे वो टेम्पल्स हो, दरगाह हो, मॉस्क्स हो, चर्चेज हो, बड़ी बिल्डिंग्स हो, चाहे वो मुगल आर्किटेक्चर का हो, चाहे वो इंग्लिश आर्किटेक्चर हो, चाहे वो एंशिएंट आर्किटेक्चर हो, चाहे वो ड्रेविडियन टेम्पल्स हो। इस सब के चलते इसका संरक्षण तो हमने करना ही करना है, कंजर्वेशन तो हमने करना ही करना है, लेकिन सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर हम आर्किटेक्चर का देखें, कैसे हम ये मौके के साथ अपनी सिटीज को भी लिवेबल बना सकते हैं और कैसे प्लान्ड अर्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर सकते हैं और क्या इंपैक्ट इसका हेल्थ के ऊपर भी रहेगा लोगों के, ये बात भी हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। बहरहाल योजना मैगजीन हमको कहां पे मदद करता है? देखिए, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में अक्सर हमको जो व्यूज मिलते हैं एडिटोरियल्स में, कॉलमनिस्ट के थोड़े उसमें क्रिटिक ज़्यादा होता है। अब उसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि हमको किसी भी विषय के ऊपर एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब अर्बनाइजेशन को लेके हम बहुत क्रिटिक भी कर सकते हैं कि भाई इतने साल हो गए 74th अमेंडमेंट को, 73rd अमेंडमेंट को, फिर भी हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूरल गवर्नेंस नहीं है, अर्बन गवर्नेंस नहीं है। आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में दिन ब दिन, लेकिन योजना मैगजीन को जो हम पढ़ते हैं तो योजना में सरकार का वर्णन है, सरकार का स्टैंड रहता है, तो एक बैलेंस्ड पिक्चर प्रोवाइड करने में हमको हेल्प करता है। इस करके योजना मैगजीन की समरी देखनी, वीडियो देखना, समरी पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी रहता है। मेंस में बहुत हेल्प रहती है हमको। 5 टॉपिक्स रहेंगे हमारे डिस्कशन के इस वीडियो में। जैसे आपको मैंने बताया कि ये छोटा सा इशू था इस मैगजीन का। देखिए, अब हम पहले मार्वल्स की बात करें, मॉन्यूमेंटल मार्वल्स, हम वास्तुकला की बात करें, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स, चाहे वो मॉल्स की बात हो, चाहे वो मॉस्क्स हो, चाहे वो टेम्पल्स हो, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो, अपने आप में ये सारी की सारी जो इमारतें हैं अपने आप में ये लिविंग एंटिटीज मानी जाती हैं। इनकी भी आत्मा है, इनकी भी सोल है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक सिटीज़ हैं, वाराणसी हो, मथुरा हो, आगरा हो, अमृतसर हो, जहाँ का जो कल्चर है बहुत फेमस है, वहाँ की बिल्डिंग्स बहुत फेमस है। फॉर एग्जांपल हम वाराणसी की बात करें, कितनी सारी वहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कितने सारे वहाँ पे हिस्टोरिक टेम्पल्स हैं। अगर हम अमृतसर की बात करें, गोल्डन टेम्पल आ जाता है। और अपने आप में ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो आइकॉनिक लैंडस्केप्स हैं, इनके आसपास की जो दुकानें हैं, इनके आसपास जो ईटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी बड़े फेमस होते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बहुत मज़ा आता है कि छुट्टियों में इन शहरों में जाके हम घूम फिर के आएँ, देख के आएँ यहाँ की रिच विरासत को, रिच हेरिटेज को, यहाँ की बिल्डिंग्स को। अब वाराणसी हो, दिल्ली हो, अमृतसर हो, ये जगहें जो हैं अपने आप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको विरासत देखने को मिलता है। हर एक बिल्डिंग का अपना यूनिक स्टाइल होता है। क्या बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पे यूज़ करा गया है, किस पैटर्न से वो बनाया गया है। बिल्डिंग्स जो हैं, इमारतें जो हैं, वो भी अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ दर्शाती हैं, जिस ज़माने में उसको बनाया गया था, है ना। और दे ऑल्सो टेल अस लॉट अबाउट द नीड्स एंड एस्थेटिक एंड डिज़ाइन सेंसेस ऑफ द पीपल जिन्होंने ये बिल्डिंग्स, इमारतें बनाई थी, है ना। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो, ठीक है, चाहे वो हम किसी स्टूपा की बात करें, सारनाथ पिलर की बात करें, ये अपने आप में बहुत चीज़ें वर्णन करते हैं। और उसी तरह से अगर हम अपने शहरों की भी बात करें, जिन शहरों के आसपास ये बिल्डिंग्स रहती हैं, जो शहर हैं, जो आसपास जो लोग रहते हैं, जो लोग वहाँ पे बसते हैं, डेफिनेटली उनको भी इस बात का बहुत गौरव होता है, बहुत प्राउड होता है, बहुत मान होता है कि हमारे आसपास इतनी सारी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हम
ध्यान रखना चाह रहे हैं अर्बनाइजेशन का, अर्बनाइजेशन को एक और कोहेरेंट तरीके से हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो हम इन लोगों की ज़रूरतों का, खास करके जो हिस्टोरिक सिटीज़ में रहते हैं उन लोगों की ज़रूरतों को भी मद्देनज़र रखें। अब हम अपनी बात करें तो यहाँ पे अर्बन गैलेक्सीज़ की बात आती है। गैलेक्सीज़ यानी कि आकाश गंगाओं की हम बात करें, अपने आप में हमारे यहाँ पे शहर अब हो सकता है कि दिल्ली या मुंबई या चंडीगढ़ या पटना या रायपुर, अपने आप में ये सारे के सारे शहर बहुत डिफरेंटली डिज़ाइंड होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली मुंबई की तरह होगा, मुंबई चंडीगढ़ की तरह होगा, चंडीगढ़ चेन्नई की तरह होगा, डिफरेंटली डिज़ाइन होगा। हर एक शहर में अपना यूनिक एक स्टाइल होता है, हर एक शहर में कुछ ना कुछ एक यूनिक अपना हेरिटेज होता है बेस्ड ऑन द लोकल रिसोर्सेज। लेकिन एक बात अक्सर यहाँ पे देखी जाती है कि इंडिया में जो हमारे यहाँ पे जो शहर हैं, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हो, चाहे वो टियर 2 हो, चाहे वो टियर 3 सिटीज़ हो, इतनी अच्छी तरह से प्लान नहीं होते हैं। रैम्पेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रैम्पेंट अर्बनाइजेशन हो रहा है ना। जैसे अभी हमने पीछे जोशीमठ के बारे में पढ़ा, जोशीमठ की जो ज़मीन है, अभी न्यूज़ में आया था कि जोशीमठ इज श्रिंकिंग, जोशीमठ की जो ज़मीन है उसमें घटाव आ रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम अपने शहरों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम ग्रोथ को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटेटिव ग्रोथ नहीं बट क्वांटिटेटिव ग्रोथ के टुवर्ड्स हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी विरासत का भी खास ख्याल रखें, खास करके अपने हिस्टोरिक सिटीज़ का। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त रिव्यू करें हमारी जो बड़ी बड़ी महानगरी हैं, है ना, कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा सकता है। अल्टीमेट एम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का? क्वालिटेटिव चेंज लेके आना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना। हमारा फोकस डेवलपमेंट पे है, ठीक है, विकास पे है, वो सही बात है, लेकिन विकास जो है वो क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता ना, क्वालिटेटिव ग्रोथ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर एक शहर को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो शहर की पेरिफेरी में जो और छोटे छोटे शहर आते हैं, कस्बे आते हैं, वहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या वहाँ पे हम स्लम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों की आने वाले टाइम में एस्पिरेशन बढ़ेगी और लोग गाँव में से शहर में आना शुरू करेंगे, तो कितने हमारे जो शहर हैं, जो सिटीज़ हैं, वो लिवेबल हैं, ये बात बहुत निर्भर करेगी आने वाले टाइम में। तो क्या हम चाहेंगे कि दिल्ली के पेरिफेरी में या मुंबई के पेरिफेरी में ऐसे छोटे छोटे शहर हों जहाँ पे स्लम्स हैं और जहाँ पे लोग आके रह रहे हैं? हम तो ये नहीं चाहेंगे ना। कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं जब हम कंजर्वेशन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं फॉर आवर सिटीज़? ये भी बहुत ज़रूरी बात है ना। जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, जो उनके रोजी रोटी के जो साधन हैं, क्या उनको हम डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं इन द परस्यूट ऑफ मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन? क्या उनके जो उनके जो रोजी रोटी के साधन है, कैसे उनको कंजर्व कर पा रहे हैं, है ना, कैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी बूस्ट कर पा रहे हैं? तो प्लानिंग केवल फिजिकल ग्रोथ के बारे नहीं होता, लेकिन जब हम शहरों को प्लान करते हैं तो स्पिरिचुअल और कल्चरल ग्रोथ भी आ जाती है। अग्रीड, बहुत सारे जो हिस्टोरिक सिटी सेंटर्स हैं, अमृतसर हो, वाराणसी हो, यहाँ पे बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अब ग्रोथ बहुत ही अजीब तरीके से हुई पड़ी है। यहाँ पे लैंड इंक्रोचमेंट भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। लेकिन साथ के साथ अब यहाँ पे जब हम सुधार की बात करते हैं कि हमने सड़कें वाइडन करनी है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ घाट्स करना है, या हमने रोड्स को कारपेट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम केवल फिजिकल ग्रोथ के बारे नहीं बट स्पिरिचुअल और कल्चरल ग्रोथ के बारे भी खास करके हम सोचें। इसके बारे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ के साथ क्या अप्रोच होनी चाहिए? एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जब हम प्लानिंग और अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। लोगों से पूछो, लोगों का क्या कहना है, लोग क्या चाहते हैं कि कैसे वो अपने शहर को लिवेबल बना सकते हैं, कैसे आप उनको इस पूरे प्रोसेस में, कंजर्वेशन प्रोसेस में, कैसे आप उनको रोजी रोटी के मौके दे सकते हैं, रोजगार के मौके दे सकते हैं। ये अपने आप में एक विचित्र बात है। अब कहते हैं ना कि थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, अक्सर ये सेइंग कहा जाती है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमको और चाहिए, हमारी ग्रीड का कोई अंत नहीं है ना, वी वांट मोर। हम बड़े शहर बनाना चाहते हैं, हमको लगता है कि बिगर इज़ बेटर। बट इतिहास इस बात का गवाह है, हमारी जो, अगर हम अपने परंपरा की बात करें, अपने कल्चर की बात करें, तो हमेशा ये बात हमको सिखाई जाती है कि नहीं, थोड़ा ही सही होता है, स्मॉल इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। हम क्या कर रहे हैं? हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो तो हमको वापस, वो तो अब ईस्टर्न वे के टुवर्ड्स आना चाह रहे हैं, यानी कि हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं और वेस्ट वो प्रथाएं फॉलो कर रहा है अपने शहरों में जो कि हम आज से 1000 साल पहले करा करते थे। ठीक है, तो अब इस करके बहुत जरूरी है कि हमारी अप्रोच में केवल फिजिकल ग्रोथ का एस्पेक्ट ना आए, लेकिन स्पिरिचुअल और कल्चरल ग्रोथ का एस्पेक्ट आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब हम कंजर्वेशन अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात करें, एनिमल लाइफ को कंजर्व करने की बात करें, जंगलों को कंजर्व करने की बात करें। ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अर्बनाइजेशन डज नॉट मीन कि आप जंगल को काट दो,
आप वाटर बॉडीज पोल्यूट कर दो, कि आप सारी की सारी यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो गाड़ियों पे हो, नहीं। हमको ऐसे साधन ढूंढने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जहाँ पे, जब हम लिवेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रदूषण में तो कोई भी नहीं रह सकता, हर कोई चाहेगा जहाँ पे भी वो रह रहा है, चाहे वो आलीशान बंगले में रह रहा है, चाहे वो किसी सोसाइटी में रह रहा है, किसी फ्लैट में रह रहा है, कि आसपास हरियाली हो, आसपास शांति हो, ठीक है, शांति से काम किया जा सके, मार्केट तक जाना है पैदल जाया जा सके तो वो कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ों का भी खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगेन हमारी जो प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि हमने कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के इस पूरे भागदौड़ में कैसे हम शहरों को और तबाह कर रहे हैं कि भी चलो और इन्वेस्टमेंट आ रहा है और कंपनीज आ रही है, लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है। हमको अपनी सिटीज को और मिनिएचराइज करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। कैसे हम अपने शहरों को लिवेबल तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वॉकेबल सिटीज, वॉकेबल, यहां पे इजीली आप वॉक कर सकते हैं, आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं। ये सब चीजें भी बहुत जरूरी आती हैं जब हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं। तो अब हम क्यों इस भागदौड़ में हैं कि हम बड़े बड़े शहर बनाएं जहां पे लाखों करोड़ों में लोग रहते हैं? हम एक ऐसी अप्रोच क्यों नहीं फॉलो करते हैं कि हम जो स्मॉलर टाउन्स हैं उनको डेवलप करें जहां पे आबादी लगभग 1 लाख की है, 50,000 की है, 60,000 की है, और वहां पे हम कैसे डेवलपमेंट एजेंडा को आगे परस्यू कर सकते हैं और इम्पेटस दे सकते हैं। उस टाउन के आसपास विलेजेस हो सकते हैं, अब वो जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं कैसे उनके लिए रोजगार अवसर हम बढ़ा सकते हैं, है ना। अब लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई रोजगार के लिए उनको कहीं और दूर ना जाना पड़े, अपने गांव के पास, अपने घर के पास वो कोई नौकरी कर सके। अक्सर देखते हैं कि माइग्रेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों से, तो उनका भी मन करता है कि अपने ही घर के पास कहीं रहे, अपने गाँव के पास कहीं रहे। तो जब हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जो सिटीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनको और डेवलप क्यों करना, जो कम डेवलप्ड है उनको डेवलप करें। और डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, अब डेवलपमेंट डजंट मीन कि आपने मॉल बना दी, आपने सड़कें बना दी, आप उन लोगों को भी रोजगार के मौके दीजिए। और मैं फिर से बात करूंगा, जब हम संरक्षण की बात करते हैं, कंजर्वेशन अप्रोच की बात करते हैं, तो इसमें अपने आप में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होते हैं। अब हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो इमारतें हैं, वो इरिप्लेसेबल हैं, दुनिया भर में कहीं भी होके आ जाइए आप चाहे पेरिस चले जाएं, आप चाहे लंदन चले जाएं। एक बात चलो हम थोड़ा यहाँ पे बायस होकर भी कह सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, यहाँ का जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच भी बहुत रही है कंजर्वेशन के चलते, ठीक है। हमारे क्राफ्ट ट्रेडिशंस हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे यूनिक हमारे स्टाइल्स हैं जिनको आज तक हमने प्रिजर्व करके रखा है, कंजर्व करके रखा है। और इस कंजर्वेशन अप्रोच में लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। कितने जनरेशन से लोगों ने भी हेल्प करा है कि कैसे हम अपने हेरिटेज को, अपने आर्किटेक्चर को कंजर्व कर सकते हैं। अब एक इमारत में केवल एक फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उसमें एसोसिएटेड रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी होती है, इमोशनल इंपॉर्टेंस भी होती है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी होता है, आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी होता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारी जो अप्रोच है टू कंजर्वेशन, ये अलाउ करता है कि हम लेवरेज कर सके अपने हिस्टोरिकल एसेट्स को, और कैसे हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आप किसी इमारत की बात हो, किसी बिल्डिंग की बात हो, उसके आसपास मोहल्ले में, बस्ती में जो लोग रहते हैं, उनके लिए कैसे हम और अवसर क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए कैसे हम और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो सरकार की मदद करें एज फार एज कंजर्वेशन इज कंसर्न, है ना। तो लोग भी आगे आना चाहते हैं, राज्य सरकार के साथ, एएसआई के साथ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, भारत सरकार के साथ कंजर्वेशन अप्रोच के लिए, बिल्डिंग्स को कंजर्व करने के लिए। उनको लोगों को पॉलिसीज के बारे नहीं पता, स्कीम्स के बारे नहीं पता, डेवलपमेंट मेजर्स के बारे नहीं पता। तो पर्पस क्या है कि उनको कैसे हम अवेयर कर सकते हैं। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, हम यहाँ पे अगर बात करें आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इन पार्टनरशिप विद द एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द सीपीडब्ल्यूडी एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, अगर हम हुमायूं के मकबरे की बात करें निजामुद्दीन एरिया में, तो दे हैड अंडरटेकन अ 15-year अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स थे उसमें इनकॉर्पोरेट करा गया लोकल एरिया डेवलपमेंट, और कैसे इस कंजर्वेशन एफर्ट में और रोजगार के मौके जनरेट किए जा सकते हैं, यानी कि जो लोग उस मकबरे के आसपास रहते हैं, ठीक है, जो लोकल क्राफ्ट्स हैं, जो लोकल आर्ट्स उन लोगों को पता है, कैसे उसको और मार्केटेबल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम लैंडस्केपिंग के चलते लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जब बात आती है तो कैसे लोगों को ये तौर तरीके सिखा के और उनको मौके मिल सकते हैं रोजी रोटी के, तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। सो कंजर्वेशन अप्रोच यानी कि यहाँ पे अब हुमायूं के मकबरे को भी कंजर्व किया जा रहा है, साथ के साथ जो लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें कंजर्वेशन में भी, और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं।
अब एएसआई की बात हो तो एएसआई ऐसे बहुत सारे कदम उठा रहा है जहां पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रेजर्वेशन ऑफ हम अपने नेशन के हेरिटेज को कर सकते हैं, और इस तरीके से जहां पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा मोबिलाइज करी जा रही है अमंग्स द पब्लिक। ठीक है, लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, सिविल सोसाइटी को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है इस संरक्षण की कोशिश में, इस प्रेजर्वेशन और कंजर्वेशन एफर्ट में। अब देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि देखिए अब पुरानी बिल्डिंग्स थी, पुराने घर थे, पता नहीं वो कौन से पत्थर के बने थे, कौन से मटेरियल के बने थे, इतने सुंदर स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स, हम ताजमहल की बात करें, हम कुतुब मीनार की बात करें, है ना, हम कितने सारे टेम्पल्स की बात हो, मॉस्क की बात हो, अक्सर माइंड में बात आती है कि उन्होंने क्या, कौन सी ईंटें यूज़ करी थी, कौन से पत्थर यूज़ करे थे, क्या यूज़ किया था कि आज तक वो बिल्कुल ऐसे कायम हैं, आज तक वो गिरे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, बल्कि वो तो हमारी लापरवाही के कारण हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी हमको अपने इतने सारे पुराने जनरेशन्स को। हम अगर हम पीछे जाके देखें, अपने फोर फादर्स की बात करें कि कितने खूबसूरती के साथ उन्होंने सब चीज़ें बनाई, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो स्टूपास हो, मोनास्ट्रीज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। कितने सारे फॉरेनर्स आए यहाँ पे, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, फॉरेनर्स का अकाउंट पढ़ते हैं जहाँ पे उन्होंने हमारे मोनास्ट्रीज के बारे, टेम्पल्स के बारे, मकबरों के बारे इतनी प्रशंसा करी है। और आज के टाइम पे हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी बनती है, कितना ये कॉमन इंसिडेंट है, मुंबई में तो होता रहता है कि कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाई है, कोई भूचाल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन कोलैप्स कर गई, है ना। तो आज के टाइम पे हम क्या डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, है ना। आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल है, सीमेंट लो क्वालिटी का, स्टील लो क्वालिटी की। पुराने ज़माने में तो चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल होती नहीं थी। तो ये दाद देनी पड़ेगी हमको अपने पुरखों की, जिस तरीके से उन्होंने ये इमारतें बनाई थी, और इसलिए इसको कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथ के साथ आने वाले समय में हमको सिविल सोसाइटी, लोकल कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा ऐसे एफर्ट्स में, कंजर्वेशन एफर्ट्स में। इस चीज़ को बहुत बार पहले भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है, जैसे आपको मैंने हुमायूं के मकबरे का एग्जाम्पल दिया। इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा था, है ना। काफ़ी सारे सरकार के ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो पाए थे जब जब देखा गया कि सरकार ने लोगों को, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया है कंजर्वेशन अप्रोच में, तो उसका बेनिफिट ही रहा है। आज के टाइम पे बहुत सारे हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अर्बन सेटलमेंट्स में, अर्बन इनहैबिटेशंस में हैं अभी, ठीक है, मेनी ऑफ आवर हिस्टोरिक सिटीज़। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो कम्युनिटीज़ जो इस इमारतों के आसपास, मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो रहते हैं इन डेंसली पॉपुलेटेड सेंटर में, दे आर ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ इवन द मोस्ट बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेशक वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत है ऐसे मॉन्यूमेंट्स की, लेकिन उनको बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे चीज़ जो है वो मिसिंग देखने को मिलती है। स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सड़क हो, सीवरेज की पाइप्स की बात करें, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं देखने को मिलती। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका कभी अमृतसर अगर चक्कर लगे, तो अमृतसर कभी आप गोल्डन टेम्पल अगर मत्था टेकने जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत क्राउडेड गलियाँ हैं, है ना। वहाँ पे लोगों के पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब तो चलो आहिस्ता आहिस्ता सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अब ऑब्वियसली उसका एक डिफरेंस आ जाता है ना, जब सड़कें बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, वहाँ पे आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, है ना, वहाँ पे बहुत भीड़ भड़क्का है, तो अब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। गंदगी बहुत होती है, हाइजीन नहीं होता, ये चीज़ भी देखी जाती है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक चीज़ है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, वो अपनी स्टोरीज़ डाल रहे हैं, इंस्टा पे स्टोरीज़ डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टोरीज़ डाल रहे हैं, लेकिन वो स्टोरीज़ का क्या, जो लोग वहाँ पे आसपास रहते हैं उनके पास पानी पीने को नहीं है, बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है। अब उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है, वो निज़ामुद्दीन रिन्यूअल प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती की बात करें, यहाँ पे भी ऐसे संरक्षण एफर्ट्स यहाँ पे करे गए थे सरकार के द्वारा, जिसके चलते लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, लोगों को यहाँ पे एजुकेट करा गया था, लोगों को यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो इस बस्ती के आसपास लोग रहते हैं, जो युवा रहते हैं, जो औरतें रहती हैं, उनको ऐसे आसपास ऐसे रोज़गार के मौके मिले थे कि कैसे वो नेबरहुड पार्क्स को, हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती के आसपास जो पार्क्स हैं, जो गार्डन्स हैं, कैसे उसकी लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, कैसे स्ट्रीट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बात की बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई थी। और तो और जो पुरानी जो प्रथा है, अगर हम सूफिज़म की प्रथा की बात करें, कवाली की बात करें, कैसे उस कल्चर को भी रिवाइव किया जा सकता है, उस बात की ट्रेनिंग भी लोकल यूथ को दी गई थी, ठीक है, नौजवानों को दी गई थी, इस कल्चर को फिर से रीएम्फसाइज करने के लिए। अब अगेन इस तरह के जो मॉडल्स हैं, इस तरह की जो अप्रोच है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये बहुत एक सीखने को भी यहाँ पे बहुत कुछ है, मार्गदर्शन दिखाने को बहुत कुछ है अब बाकी लोगों के लिए, कि कैसे सोसाइटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर अपने कल्चर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है ना। वैसे भी हमारी ड्यूटी भी बनती है अपने टैंजिबल इंटैंजिबल हेरिटेज को, विरासत को कंजर्व करने के लिए। तो निज़ामुद्दीन मॉडल, जैसे अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन लेड डेवलपमेंट, अब ये रेप्लिकेट अगर करना है, इस तरह का सेम अगर मॉडल आपने रेप्लिकेट करना है, तो अगेन ये बात बार बार यहाँ पे एम्फसाइज की जा रही है, एनजीओज को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। केवल सरकार के ऊपर सब काम नहीं छोड़ना चाहिए,
केवल नगर पालिकाओं के ऊपर, म्यूनिसिपैलिटीज़ के ऊपर आप सारा काम नहीं छोड़ सकते हैं, आपको लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए बहुत बड़े बड़े लेसन्स हैं, ग्लोबल लेसन्स हैं, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विच क्रिएटेड कस्टमाइज, कंटेक्चुअल एंड लोकल सोल्यूशंस। और एम क्या था? कंजर्वेशन अप्रोच का एम क्या है कि चलो हेरिटेज को तो कंजर्व करना ही है, लेकिन साथ के साथ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्हांस करना है, जो लोग आसपास रहते हैं इन हेरिटेज एसेट्स के आसपास। उसके बाद बात करेंगे यूनिवर्सल पब्लिक डिजाइन्स के बारे। देखिए, डाइवर्सिटी हर जगह है, भाषा में हो, खाने में हो, कल्चर में हो, ठीक है, तापमान में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आती है। अब देखिए, जब हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं, रेजिडेंशियल स्पेस की बात करते हैं, तो देखिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की वो वेरी कर सकती है एज पर देयर टेस्ट, एज पर देयर इकोनॉमिक मीन्स एंड एज पर देयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। बट क्या हम ये बात को देखते हैं, क्या इस बात को मद्देनजर रखते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, कितनी एक्सेसिबल हैं वो, खास करके दिव्यांगजन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए कितने एक्सेसिबल है। ये अप्रोच को मद्देनजर रखना, चाहे वो हमारा वास्तुकला हो, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो, इस चीज़ को मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिसेबल्ड लोगों को की जो प्रायोरिटी है, उनकी जो नीड्स है, उसको भी हम इंपॉर्टेंस दे सकें। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट डायमेंशन आ जाता है हमारे वास्तुकला में, आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब हमने, भारत सरकार ने इनिशिएट किया था सुगम्य भारत अभियान कि कैसे एक्सेसिबिलिटी जो है दिव्यांगन लोगों के लिए वो बढ़ाई जा सकती है, सरकारी बिल्डिंग्स हो, स्कूल्स हो, या आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, है ना। अब इसी को तो हम यूनिवर्सल डिज़ाइन कह रहे हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन क्या हुआ कि भाई देखो, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी एफर्ट्स और उनकी पॉलिसीज इस दिशा में डायरेक्टेड हों कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी बिल्डिंग में आना चाहे या किसी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट में एक्सेस करना चाहे वो फिजिकली एबल्ड है या वो डिसेबल्ड है, वो एक्सेस कर पा रहा है। तो इसको यूनिवर्सल और इंक्लूसिव डिज़ाइन कहते हैं। तो अपनी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए इंक्लूसिविटी का एस्पेक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे कन्वेंशन की बात आती है, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये बहुत इंस्पायर करता है और फोकस करता है यूनिवर्सल डिज़ाइन के ऊपर, इंक्लूसिविटी के ऊपर, और ये हाईलाइट करता है कि सरकार की ही जिम्मेवारी है कि आपने इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है ताकि आप एक्सेसिबिलिटी को एज अ राइट लेके आ सकते हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो बिल्डिंग्स को एक्सेस कर पाएँ। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं टू दिस कन्वेंशन, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है और इंक्लूसिव सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं फॉर एवरीवन, चाहे आप फिजिकली एबल्ड हैं या चाहे आप हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्डिक देशों की बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सल डिजाइन जो है, दैट इज अ गुड एग्जांपल एज फार एज द विजन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इज कंसर्न। तो अगेन इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात आती है तो एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट ओनली रोटी कपड़ा मकान और ब्रॉडबैंड, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑल्सो हैज़ टू फोरसी दैट हाउ एक्सेसिबल इट इज़ फॉर अ पर्सन वेदर एबल्ड और फिजिकली डिसेबल्ड टू एक्सेस अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट बिल्डिंग और अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग। बात यहाँ पे, चैलेंज यहाँ पे क्या आता है, सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पे क्या आती है, एग्जीक्यूशन लेवल पे, है ना। बातें तो हम बहुत करते हैं, पॉलिसी मेकिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है। इंक्लूसिव डिज़ाइन क्या है कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाना, ऐसे स्पेसेस बनाना, ऐसे पब्लिक स्पेसेस बनाना, स्ट्रीट्स बनाना, पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स ऐसे बनाना जो कि कंफर्टेबल हैं और ईजी हैं सबको यूज़ करने के लिए, सभी उस बात को उपलब्धि उठा सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी एक चैलेंज आता है कि उनको नहीं पता, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट द होल स्ट्रक्चर कि कैसे जो हम चीज़ बना रहे हैं वो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो पाएगी। तो इसी के चलते सुगम्य भारत मिशन को लॉन्च करा गया था कि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्स स्ट्रक्चर डिमांड्स हैं, तो कैसे इसको सिस्टमैटिकली इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। तो देखिए, जो बेसिस ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन है, पहली बात तो डिस्कवर करना कि असल में एक्सक्लूजन कहाँ पे आ रहा है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी आर्किटेक्चर में। उसके बाद क्या ऑल्टरनेटिव्स होनी चाहिए जो कि यूजर्स के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे सोल्यूशंस बनाना लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, खास करके अगर हम फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की बात कर रहे हैं या बुजुर्ग लोगों की बात कर रहे हैं। और बाद में जब ये सोल्यूशंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जब हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करना, डिलीवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सोल्यूशन जो कि सस्टेनेबल है। तो चलिए, सुगम्य भारत अभियान, यहाँ पे आपको पता हो कि 3 दिसंबर 2015 को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को भारत सरकार ने लॉन्च करा था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। अब इसके चलते 3 इसके कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट आता है बिल्ड एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी का। तो एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट बेनिफिट हर किसी को करता है, चाहे आप डिसेबल्ड हैं चाहे नहीं हैं। तो इस तरह के मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पे रुकावटों को, अड़चनों को हटाया जा सके कि लोग
जो रुकावटें और अड़चन लोगों को पड़ रही है कि वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ पब्लिक स्पेसेस हैं, फुटपाथ्स हैं, पार्क्स हैं, तो कैसे वो डिसेबल्ड फ्रेंडली, ये सब स्पेसेस भी डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाई जा सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी अप्रोच पे काम करें, कंजर्वेशन की बात हो या प्लानिंग की बात हो, अर्बनाइजेशन की बात हो, तो जो एंड यूजर्स फीडबैक है, जिन लोगों ने रहना है, जिन लोगों ने बिल्डिंग्स को एक्सेस करना है, उनका फीडबैक ज़रूर लें। प्रशासन का एम क्या है? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना। जब तक वो नहीं हो पा रहा तो जितना मर्जी हम पॉलिसी बनाते रहें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक्सेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट हर किसी को बेनिफिट करेगा। चलिए, उसके बाद आर्किटेक्चर फॉर हेल्थ एंड वेलबींग की बात आती है। देखिए, अब पैंडेमिक के बाद अब कहा जाता था कि देखिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, वो आपका घर है, इंडोर्स रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो, पैंडेमिक का इतना खतरा नहीं है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में देखा जा रहा है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ज़्यादातर टाइम अपना घर पे स्पेंड करना चाह रहे हैं। किसी ज़माने में देखिए, अब हम अपने बुजुर्गों से पूछे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के देखें, अब आज के टाइम पे हम रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, लेकिन हमारे अगर हम बुजुर्गों की बात करें, वो तो सूर्य के साथ ही उठते थे और जब सूर्य अस्त होता था तब वो सो जाते थे, यानी कि शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे सो जाना, सुबह 4, साढ़े 4 बजे उठ जाना, प्रॉपर एक रेस्ट मिलता था, है ना। स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम होते थे। हमारे लाइफस्टाइल्स कैसे हैं? हमारे लाइफस्टाइल्स मोस्टली सेडेंटरी हैं। हम बहुत डिपेंडेंट हैं टीवी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, आर्टिफिशियल लाइट्स के ऊपर। हमारे जो बुजुर्ग थे, अगर हम अपने पुरखों की बात करें, वो इन आर्टिफिशियल लाइटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। और इंडोर बेस्ड लाइफस्टाइल, ठीक है, घर पे रहना सुरक्षित था पैंडेमिक के टाइम पे, लेकिन ज़्यादा टाइम भी अगर आप घर पे ही बैठे हैं, आप बाहर सनलाइट नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी लेवल्स आपके डिप्लीट होते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप रहते हैं, आप अपने घर में कितनी साफ सफाई रख पा रहे हैं, आपका जो घर है, आपका जो कमरा है, वो कितना वेल डिजाइंड है, क्या वहाँ पे एडिक्वेट सनशाइन आ पा रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे है कि नहीं है, ये बातें भी बहुत ज़रूरी हैं जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। WHO का क्या कहना है? WHO का ये कहना है कि हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि ये नहीं कि आपको सिर्फ बीमारी नहीं है, कोई ऐसे आपको डिसेबिलिटी नहीं है, आप कंप्लीटली सोशली, मेंटली, फिजिकली बिल्कुल कंप्लीट मामले में सक्षम है, सही है। और आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग को भी बहुत क्लोजली आप इंटरलिंक कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ, है ना। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो आपको हाथ लगाने से तो होती नहीं है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो आपके घर कैसे डिज़ाइंड हैं, क्या एडिक्वेट वेंटिलेशन हो पा रही है, क्या अच्छी सनशाइन आ रही है, आपके घर के आसपास पार्क्स हैं, हरियाली है कि नहीं है, आपके घर के आसपास बाइसाइकिल ट्रैक्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बाइसाइकिल्स है, नो कार जोन्स है कि नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती है। अगेन फोकस किसके ऊपर है? आपकी हेल्थ के ऊपर है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के ऊपर है। अब हमको नहीं पता कि हमारे जो घर बनते हैं, हमारे जो फ्लैट्स बनते हैं, कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है। रियल एस्टेट जो बिल्डर्स होते हैं अक्सर सस्ता दाम, सस्ता जो लो क्वालिटी जो सीमेंट होता है, लो क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या वो नॉन कार्सिनोजेनिक है, यानी कि क्या उसमें कोई कैंसर कॉजिंग एजेंट्स तो नहीं है, ठीक है। पेंट्स हो, फर्नीचर फिनिशेस हो, अपॉल्स्ट्री हो, बहुत ज़रूरी है कि ये किस चीज़ों से बनाए जा रहे हैं, क्या इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स तो नहीं है। तो एक वेल डिज़ाइन बिल्डिंग क्या है? एक वेल डिज़ाइन बिल्डिंग वो है जहाँ पे आपको स्ट्रेस से रिलीज मिल सके। अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं उससे आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपको एंग्जाइटी और बढ़ रही है, तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस बात का खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बात का आर्किटेक्चर और हेल्थ और वेलबींग का ऐसा नहीं है कि अभी बात होनी शुरू हुई है। तो ऑल इंडिया सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, 1914 की बात है, जिसने फाउंडेशन ले किया था ऑफ द करंट पैराडाइम ऑफ बिल्डिंग एंड सिटी प्लानिंग बाय इंक्लूडिंग द कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और वहाँ पे तब लाइट प्लेस की बात करी थी कि कैसे हम अपनी स्ट्रीट्स को और ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग बढ़ा सकते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि हमारे हमारे जो रेजिडेंसेज हैं, जो हमारे घर हैं, जो हमारी गलियाँ हैं, वहाँ पे कैसे एडिक्वेटली सनलाइट भी आ सकती है, किस तरह से हम अपनी सिटीज़ को डिज़ाइन करें। अब आपको जान के बहुत हैरानगी होगी, अब अक्सर बहुत सारे लोग जाते हैं, लंदन घूमने जाते हैं, पेरिस घूमने जाते हैं, जाना भी चाहिए, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, यूरोप टूर पे जाना चाहिए। लेकिन अब आपको शायद ये बात जान के थोड़ा भी आपको काफ़ी इस बात से सरप्राइज होगा कि इन सिटीज़ में, चलो ये इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ हैं, हमसे तो कई गुना ज़्यादा डेवलप्ड हैं, इन्होंने भी अपने चैलेंजेस और चुनौतियां डील करी हैं एज फार एज द प्रॉब्लम विद हाइजीन एंड सैनिटेशन इज कंसर्न। और जब ये डेवलपमेंट के टुवर्ड्स मूव कर रहे थे तो यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारा ऐसा तबाही हुई है, बहुत यहाँ पे शहरों में आग लगी है, जिसके चलते हाइजीन हैड टेकन अ बैक सीट, सैनिटेशन हैड टेकन अ बैक सीट। हम स्वच्छ भारत अभियान के चलते अभी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं सैनिटेशन को, हाइजीन को, हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हम ना दोहराएं,
अब हमने डेवलप्ड होना है, हमने अपने शहरों को डेवलप करना है और लिवेबल बनाना है, तो वो चीज़ें हम ना दोहराएं जो चीज़ें ऑलरेडी लंदन और पेरिस जैसे ये जो शहर हैं ऑलरेडी अपना चुके हैं। Now, India also faces the crisis of non-infectious and non-communicable diseases. बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज में हो, तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। और अगर हम अच्छे तरीके से अपनी सिटीज़ को प्लान कर सकें, आर्किटेक्चर प्लानिंग के ऊपर हम एम्फोसिस कर सकें, तो हम ये लोड को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लोड को रिड्यूस कर सकते हैं। जरा इस बात के बारे में सोचिए, हमने कितनी ज़्यादा यहाँ पे महानता अचीव करी है अपनी वास्तुकला में इतिहास के टाइम से। जहाँ पे भी हम जाते हैं हम बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स देखते हैं। अगर हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, कितनी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं जो हमने बनाई हैं, जिसके चलते हमारी जो छवि है ग्लोबली बहुत इंप्रूव हो रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ केयर के ऊपर क्या है? क्या इस बात के बारे में कभी हमने सोचा है? तो अगर इस बात को हम सम अप करें, देखिए हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं आयुष्मान भारत के चलते, जहां पे हम हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को ओपन अप कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमारे हेल्थ केयर अप्रोच में भी क्वालिटेटिव एक शिफ्ट यहां पे लेके आ रहा है, जहां पे हम वेलबींग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं हमारी इस अप्रोच में। अब विक्ट्री क्या है हमारी सभ्यता के लिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए? लाइज इन द प्रोविजन ऑफ गुड क्वालिटी हाउसिंग टू द कॉमनर्स। हम प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करते हैं, तो हमको ये बात का खास ख्याल रखना है कि हम लो क्वालिटी मटेरियल्स के साथ ये घर या बिल्डिंग्स नहीं बनाएं। हम ऐसे क्वालिटी मटेरियल्स के साथ ये बनाएं बिल्डिंग्स को, इन घरों को, जहाँ पे लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इन्हांस हो सके। और हम अपनी सभ्यता के बारे, जब इतना हम अपनी सभ्यता के बारे गौरवगान करते हैं, मान करते हैं, तो हमारी सभ्यता के लिए भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखिए, हम सीखें कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन से, है ना, कितनी वेल प्लान्ड सिटीज थी वो। अभी भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे, तो ये एक बात उसकी उनकी प्रशंसा में आता है कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सिटीज को प्लान किया था, डिजाइन किया था। तो हम भी कुछ सीखें अपने पुरखों से और अपनी सिटीज को वेल प्लान करें, वेल डिजाइन करें, ताकि हम इस तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो लोड है उसको भी रिड्यूस कर सकें और शहरों को वॉकेबल और लिवेबल बना सकें अलॉन्ग विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। चलिए, तो कंक्लूजन में व्हाट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इज दैट आवर प्री एग्जिस्टिंग फोकस ऑन हेल्थ एंड वेलबींग मस्ट बी गिवन अ रिन्यूड विगर, सो दैट जो भी हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं उसमें हेल्थ और वेलबींग हमारा यहाँ पे कार्डिनल प्रिंसिपल आ सके। और अगर इस चीज को हम मद्देनजर रखेंगे तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना केवल शहर के लोगों के ऊपर, ना केवल राज्यों के लोगों के ऊपर, लेकिन हमारे पूरी, अगर हम कंट्री की बात करें, वेलबींग ऑफ द नेशन एज अ होल। चलिए, सो दोस्तों, ये हमारा योजना का एनालिसिस था, काफ़ी ब्रीफ एनालिसिस था। 5 टॉपिक्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे इस पूरे मैगजीन में से, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जाने से पहले आपके साथ बस एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूँ, वो है दोस्तों हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ के बारे। तो देखिए, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, कोई भी सीरियस बच्चा है, वो भी टेस्ट सीरीज़ की तलाश में होगा। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जहाँ पे 30 टेस्ट्स हैं। सारे के सारे टेस्ट्स लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, PYQs का भी, स्टैटिक क्वेश्चंस का भी, करंट अफेयर्स का भी। करंट अफेयर्स यहाँ पे जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक आपको यहाँ पे कवर्ड मिलेंगे हमारी टेस्ट सीरीज में। मिक्सचर रहेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का भी और फैक्चुअल क्वेश्चंस का भी। तो यदि आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और इस टेस्ट सीरीज को जरूर अवेल करें। मैं आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपको बहुत जल्द हमारे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।